Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। कुछ साल पहले तक एक रिवाज था, साल का कैलेंडर आते ही पेन लेकर सारे पन्ने पलटे जाते। सबसे पहले छुट्टी वाले शुक्रवार और सोमवार पर गोला लगाया जाता। इस तरह बनती लॉन्ग वीकेंड्स की लिस्ट, बिना बॉस की चिरौरी किए मिलने वाली छुट्टी, और फिर बनते घूमने फिरने के प्लान। 11 से 17 अप्रैल 2022 का हफ्ता ऐसा ही था। गुरुवार को महावीर जयंती, शुक्रवार को गुड फ्राइडे और 5 डे वीक वालों की शनिवार रविवार तो छुट्टी होती ही है। लेकिन महंगाई की मार ऐसी पड़ी है कि बाहर घूमने जाना तो छोड़िए, कई लोग अपने शहर में ही खाने पीने में कटौती कर रहे हैं। सर्वहारा के लिए ये दुनिया कभी सस्ती नहीं थी, लेकिन अब महंगाई वहाँ पहुँच गई है जहाँ मध्य वर्ग के सामने भी सर्वहारा जैसे ही प्रश्न खड़े हो गए हैं। 50 से 60 हज़ार प्रति माह कमाने वाले परिवारों तक को अपनी बचत के पैसों से किराना खरीदना पड़ रहा है। इसलिए आज दिन की बड़ी खबर में एक बार फिर बात होगी महंगाई की। इसके अलावा महाराष्ट्र की चकाचौंध तले बढ़ रहे जल संकट की भी बात करेंगे और भी कई सुर्खियां होंगी। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। जिंदगी के लिए ज़रूरी होता है खाना, ज़रूरी होता है पानी, लेकिन उसी पानी के लिए 1-2 दिन नहीं हर रोज़ ज़िंदगी दांव पर लगानी पड़े तो क्या कहेंगे। सूबा महाराष्ट्र, ज़िला नासिक के रोहिले गांव की ये तस्वीर। गांव में पानी की भयंकर समस्या है। 2 किलोमीटर दूर से महिलाएं इस कुएं पर पानी लेने आती हैं। जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि पानी के लिए महिलाओं को सीढ़ी के सहारे कुएं में उतरना पड़ता है, जहां हर वक्त खतरा बना रहता है। ये वहीं का वीडियो है, वही महाराष्ट्र जो खुद को सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला राज्य बताता है, सबसे ज़्यादा जीडीपी कलेक्शन देता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, मगर सरकारी अमला एक अदद पाइप तक पहुंचा नहीं लगा पा रहा। देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक के लिए ऐसी तस्वीरें हर साल शर्म का विषय बन जाती हैं। जिस प्रशासन पर टैंकर या दूसरे संसाधनों से पानी पहुंचाने का जिम्मा रहता है, वो काम पूरा नहीं करता, जिसकी वजह से ज़िंदगी यहाँ एक एक बाल्टी पानी के लिए संघर्ष करती है। ऐसी बदहाली पर जब अधिकारियों से पूछा गया तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अलका अहिरराव ने जवाब दिया। कहा, नासिक में पानी की स्थिति पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छी है। पिछले साल जल का स्तर 44% पर था और आज के समय में ये 46% है। फिर आश्वासन भी दिया गया कि जून से पानी की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब अभी क्या ये मानकर चला जाए कि आधा अप्रैल और पूरे मई पानी की दिक्कत होगी, तो फिर ये अच्छी स्थिति कैसे है जिसमें प्यास बुझाने की कीमत जान की बाजी है। सोचिएगा। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में 200 बेड वाले के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का आज उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े दावे के साथ एक बड़ी भविष्यवाणी की। कहा कि केंद्र सरकार की हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना है, ये होने जा रहा है, जिसकी वजह से देश को अगले 10 सालों में रिकॉर्ड संख्या में डॉक्टर मिलेंगे। अक्सर आबादी के अनुपात में डॉक्टरों की कमी का हवाला दिया जाता है। इसे ही दूर करने के प्रयासों का उल्लेख प्रधानमंत्री ने आज किया। अगली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ी है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद केस में जिला अदालत ने एडवोकेट अजय कुमार को कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला किया। नियुक्त कमिश्नर को 19 अप्रैल को मंदिर मस्जिद परिसर का दौरा कर वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने फैसला सुनाते हुए मौके पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने के भी आदेश दिए ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। याचिकाकर्ता ने परिसर के निरीक्षण, रडार अध्ययन और वीडियोग्राफी के लिए कोर्ट से आदेश मांगा था। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कुछ गुटों के द्वारा दावा किया जाता है कि इसके नीचे बड़ा ज्योतिर्लिंग है।
ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित हैं। दावा किया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को साल 1664 में औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद बनवा दी थी, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करता है। अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल प्रतिवाद में कहा गया कि यहाँ कभी मंदिर नहीं था, न ही औरंगजेब ने कभी तोड़ा। यह मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद यहाँ बहुत पहले से कायम है। पहली बार राम मंदिर आंदोलन के दौरान साल 1991 में इस विवाद को लेकर भी मुकदमा दाखिल हुआ था। पूजा की अनुमति मांगी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाते हुए 1993 में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2019 में फिर से वाराणसी की जिला अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हो गई। 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी की कोर्ट ने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया। 9 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। अब वाराणसी जिला कोर्ट ने सितंबर 2020 में दाखिल हुई एक अन्य याचिका पर यह वीडियोग्राफी का आदेश दिया है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। मन करता है कि कुछ मामलों की सुनवाई अगर लाइव देख सकते तो कितना बढ़िया रहता। पता चलता कि कोर्ट में सुनवाई कैसे होती है, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा ही ऑर्डर नुमा, या फिर कुछ और। बहुत जिज्ञासाएं कोर्ट को लेकर रहती हैं। भूमिका और इच्छाओं में ही खबर है अगले साल सुप्रीम कोर्ट का टीवी चैनल आ सकता है। जनता से जुड़े खास मुकदमों की सुनवाई के सीधे लाइव प्रसारण की व्यवस्था की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी इस बारे में विचार विमर्श कर रही है और जल्द ही कमेटी इस पर फैसला भी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और ई कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि संसद टीवी की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक अलग चैनल होगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट में जो महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई हो रही है और कार्रवाई हो रही है, उसका सीधा प्रसारण मुमकिन होगा। कोविड काल के दौरान इस चैनल का आइडिया आया। 20 मार्च 2020 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई ऑनलाइन 2 साल तक चली। ये व्यवस्था भी ऐप के जरिए सीधे प्रसारण जैसी ही है। फिलहाल इसे देखने का अधिकार कुछ अधिकृत लोगों तक ही सीमित है। अगली सुर्खी, केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में सांसद और कलेक्टर कोटे को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया। देश भर के केवी स्कूल में अब तक सांसद कोटे से करीब 7,500 एडमिशन लिए जाते थे। प्रति स्कूल 10 एडमिशन सांसद कोटे से हो सकते थे। कलेक्टर यानी डीएम के पास भी 17 नामों की संस्तुति करने का अधिकार था। साल 1975 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में विशेष योजना के तहत सांसद कोटा का निर्धारण किया था। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों के लिए सीटों की संख्या तय की गई थी। इसके माध्यम से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के प्रमुख और ज़रूरतमंद लोगों को ये सुविधा दे सकते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया गया है। इसके पीछे तर्क था कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। बीते सत्र में लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी सांसद कोटे की सीटों को खत्म करने की मांग सदन के सामने रखी थी, तभी से चर्चा थी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी भी लगातार इसके खिलाफ मुहिम चला रहे थे। सुनिए इस फैसले पर उन्होंने क्या कहा। कि ये जो क्लास की जो क्षमता है, नई शिक्षा नीति कहती है कि 1 शिक्षक और 30 छात्र होना चाहिए। इसमें एक कक्षा में 50-60 तक बच्चे चले जाते हैं। तो इसलिए, और दूसरा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में और किसी को डिस्क्रिशनरी पावर हो, ये आज के ज़माने में उचित नहीं है। चाहे वो पीएम हो, डीएम हो, सीएम हो या एमपी हो, कोई हो, किसी को भी कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग लगातार ये मांग करते रहे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये उचित नहीं है। और दूसरा कि देखिए, एमपी के पास सैकड़ों लोग आते हैं, कोटा है 10 का, अगर कल बढ़ाकर 20 कर देंगे, 30 कर देंगे तो 1000 लोग आते हैं, तो 30 लोग खुश होंगे, बाकी लोग नाराज होंगे। तो एमपी के प्रति नाराजगी का और चुनाव हारने का भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय को लेकर एक और फैसला हुआ है। अब पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम आयु 6 साल कर दी गई है। इससे पहले ये 5 साल थी। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। ये चुनावी राज्य जहां होने हैं कुछ महीनों में, गुजरात से है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन से प्रसिद्धि पाए और फिर कांग्रेस में शामिल हुए हार्दिक पटेल अब कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। अंबेडकर जयंती पर सूरत में बोलते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता हमसे उम्मीद रखती है और इस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए हमें जल्द से जल्द फैसला करना पड़ेगा। हार्दिक के इस बयान के बाद उनके आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चा हो रही है।
हार्दिक ने पार्टी आलाकमान पर यानी कांग्रेस पर बात न सुनने का आरोप लगाया। कहा कि हमारा संविधान खुलकर सच बोलने की आजादी देता है और मैंने सत्य बोला है। मुझे भरोसा है अच्छा होगा। हमने 100% कांग्रेस को समय दिया है और आगे भी दूंगा। सुनिए हार्दिक पटेल को। सच बोलना अगर गुनाह है तो आप मुझे गुनहगार मान सकते हैं और आज गुजरात की जनता हम लोगों से उम्मीद करती है। उस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए हमें जल्द से जल्द फैसले करने पड़ेंगे। पर उससे बड़ी कोई बात नहीं है। पार्टी के भीतर छोटी मोटी नाराजगियां रहेगी, पार्टी के भीतर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप हो गए। मेरा सवाल ये है कि जो गुजरात के लिए हम लोगों को काम करना है, जो श्रेष्ठ गुजरात और बेहतर गुजरात बनाने का जो फैसला हम लोगों ने साथ मिलकर लिया है, उस फैसले को बेहतर बनाने के लिए, उस फैसले को सफल बनाने के लिए साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। आपकी नाराजगी क्या है कांग्रेस पार्टी? देखिए, जल्द से जल्द फैसले होने चाहिए। आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। हमारा संविधान सच बोलने के और खुल के बोलने की आजादी देता है, तो मैंने सच और खुल के बोला है। मुझे भरोसा है कि जल्द से जल्द अच्छा होगा। मैंने आज तक 100% कांग्रेस में दिया है, आने वाले दिनों में भी दूंगा और गुजरात में बेहतर निर्माण का काम करेंगे। और हार्दिक पटेल के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी की बाछें श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी के मुताबिक जहां कहीं भी हैं खिल गई। सुनिए कैसे हार्दिक स्वागत के लिए तैयार है आप। देखिए, हार्दिक भाई, नरेश भाई और उन जैसे कई हमारे साथी हैं जो गुजरात की जनता का आवाज़ बनते आए हैं। समय समय पर उन्होंने अपनी आवाज़ रखी है, गुजरात के लोगों के हित में आवाज़ रखी है, शिक्षा के लिए आवाज़ रखी है, समाज के लिए रखी है। तो एक छोटी सी बात में मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग गुजरात की जनता का आवाज़ बनना चाहते हैं, गुजरात को बीजेपी की तानाशाही से छुड़ाना चाहते हैं, उन सबको आम आदमी पार्टी में आना चाहिए। मैं सबका स्वागत करता हूँ, निमंत्रित भी करता हूँ आपके माध्यम से कि वो एक बार सोचे कि उनके जैसे जुनून वाली, उनके जैसे संघर्ष करने की भावना वाली और उन्हीं के जैसी युवा पार्टी कौन है, वो है आम आदमी पार्टी। तो अब कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के सामने शिकायत करने में अपना वक्त गुजारने से अच्छा है कि आम आदमी पार्टी से जुड़कर गुजरात के लोगों की आवाज़ बने। नवंबर दिसंबर में गुजरात में चुनाव होने की संभावना है और उससे पहले लगातार खबरें आ रही हैं। गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से तैयारी कर रही है। बीजेपी भी अपना कुनबा दुरुस्त कर रही है। उधर हार्दिक पटेल की नाराजगी के बीच गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पिछले चुनाव के सबसे अमीर उम्मीदवार रहे इंद्रनील राजगुरु के भी कांग्रेस छोड़ने की खबर आई। वो आज ही आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आपको उन्होंने कांग्रेस से बेहतर विकल्प भी बताया। ये थी आज के शो की सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। भारत में मौजूदा विमर्श इंटरनेशनल लेवल का हो गया है। गली के नुक्कड़ पर पाकिस्तान, यूक्रेन और श्रीलंका से नीचे कोई बात ही नहीं करता। कौन से देश में क्या समस्या है सब जानते हैं। राजनीतिक अस्थिरता कहाँ है? पाकिस्तान में। कट्टरपंथ बढ़ रहा है बांग्लादेश में। पश्चिम के उकसावे पर विदेशी आक्रमण हुआ है यूक्रेन पर और महंगाई बढ़ रही है श्रीलंका में। नुक्कड़ पर बैठने वाला पैनल आपको बता देगा कि श्रीलंका में आलू 400 रुपए किलो है। एक जुमला भी चल पड़ा है कि भारत को महंगा कहने वालों को एक बार श्रीलंका जाकर देखना चाहिए। लेकिन जो लोग श्रीलंका नहीं जा पा रहे या अभी तक भेजे नहीं गए, उनके लिए भी महंगाई कुछ कम नहीं है। 12 अप्रैल के लल्लन टॉप शो में आपने देखा कि मार्च महीने में खुदरा महंगाई 6.95% बढ़ गई। बीते 1.5 साल में महंगाई इतनी ज़्यादा कभी नहीं रही। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अब इसका असर औसत में भी दिखने लगा है। जनवरी, फरवरी और मार्च की तिमाही में औसत महंगाई 6% से ज़्यादा रही। यही हाल रहा तो महंगाई का ये स्तर कीमतों में स्थायी बदलाव कर देगा और तब चाहे यूक्रेन में युद्ध हो या ना हो, महंगाई कम होने का नाम नहीं लेगी। बढ़ती कीमतों को लेकर एक तर्क ये दिया जाता है कि महंगाई तो दुनिया भर में बढ़ रही है। अमेरिका में महंगाई में 40 साल का सबसे बड़ा उछाल आया है। वहाँ खुदरा महंगाई 8.5% हो गई। इसी तरह यूरोप में भी ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। लेकिन इस तर्क से भारत में मौजूदा महंगाई को स्वीकार्य बताने में एक समस्या है। क्या है, हम आपको बताते हैं। भारत में मौद्रिक नीति बनाने का काम है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। रिजर्व बैंक अपना काम स्वायत्तता से कर पाए, इसके लिए कानूनी व्यवस्था स्थापित की गई है। मौद्रिक नीति के तहत मोटामाटी ब्याज दरों का हिसाब किताब आता है। आपको पैसे देने वाले बैंक को आरबीआई से किस दर पर लोन मिलेगा और जमा पैसे पर कितना ब्याज मिलेगा। लेकिन इस ब्याज दर को तय करने के लिए सिर्फ गणित का ही इस्तेमाल नहीं होता। सबका साथ सबका विकास, ये नारा जब दिया नहीं गया था तब से मौद्रिक नीति के तहत यही काम किया जा रहा है। मौद्रिक नीति का असर भारत के बाजार में चलने वाले पैसे से जुड़े हर लेन देन पर पड़ता है।
होम लोन की किश्त से लेकर नए उद्योग के लिए मिलने वाले रोकड़े तक। इसीलिए मौद्रिक नीति ब्याज दरों को ऐसे स्तर पर रखती है कि बाजार में मौजूद बड़े छोटे सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे या कम से कम नुकसान हो कम से कम। 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस व्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया। मौद्रिक नीति तय करने के लिए मौद्रिक नीति कमेटी का गठन हुआ, जिसमें आरबीआई की तरफ से 3 सदस्य और 3 सदस्य चुनी हुई सरकार की तरफ से रखे गए और यहां से मौद्रिक नीति में पहली बार चुनी हुई सरकार का सीधा दखल शुरू हुआ। अब भी कमेटी के अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर सबसे शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अब सरकार बैठकों में अपनी बात रखती है, दर्ज करवाती है। तो आरबीआई और केंद्र सरकार की साझा कमेटी ने तय किया था कि मार्च 2026 तक भारत में सालाना महंगाई 4% रहे। 4% से इतर महंगाई दर न्यूनतम 2% और अधिकतम 6% तक हो सकती थी। इसे कहते हैं लोअर एंड अपर टॉलरेंस। फिलहाल महंगाई दर है 6.95%। आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि महंगाई ने रिजर्व बैंक की 6% वाली सीमा को लांघा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि महंगाई आरबीआई और केंद्र सरकार द्वारा तय 4% के लक्ष्य से 73.75% ऊपर चली गई। इसे ऐसे समझिए कि देश एक सड़क पर चल रहा है, सड़क के अगल बगल पट्टे हैं जिन्हें हम शोल्डर कहते हैं। तो महंगाई के चलते देश की गाड़ी सिर्फ डामर वाली सड़क से ही नहीं उतरी है, वो किनारे के पट्टे से भी बाहर जा रही है। और ऐसी गाड़ी का क्या होता है आप जानते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि स्थिति इतनी खराब हो, पर ऐसा ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि यह स्वीकार किया जाए कि समस्या क्या है, ताकि समाधान पर बात हो। हमने कोई बात अतिरेक में नहीं कही। आरबीआई ने पहले अनुमान लगाया था कि साल 2022-23 के लिए जीडीपी बढ़ेगी 7.8 की दर से। अब आरबीआई कह रहा है कि वृद्धि 7.2% रहेगी। सालाना महंगाई के अनुमान को भी आरबीआई ने 4.5% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया। अगर यह अनुमान सही निकल गया तब भी महंगाई सरकार और आरबीआई द्वारा तय लक्ष्य से 42.5% ज़्यादा रहेगी। ये सारी बातें आपको इसलिए बताई गई ताकि आप उन कुतर्कों में न फंस जाएं कि महंगाई तो अमेरिका में भी बढ़ रही है और भारत कम से कम श्रीलंका से तो सस्ता ही है। चिंता की एक और वजह है, कोविड काल में खेती ही थी जिसमें गिरावट दर्ज नहीं की गई थी। अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में रिवर्स गियर लगा था, लेकिन कृषि क्षेत्र ने औसतन 3.5% की ग्रोथ दर्ज की। अब जब अर्थव्यवस्था के बाकी सेक्टर गति पकड़ने लगे हैं, कृषि क्षेत्र पर नजर रखने वाले चिंतित हैं। दर्शक जानते हैं कृषि में उपज की गारंटी नहीं दी जा सकती। वित्तीय जोखिम इस पेशे का अभिन्न अंग है, खासतौर पर इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर किसान बुआई और दवाई के लिए कर्ज लेते हैं। कर्ज अब भी कमोवेश वही है, लेकिन बाजार में उसका हासिल पहले से कम हो गया। डीजल की कीमत में 10 रुपए की वृद्धि, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों का असर सिर्फ डीजल पर नहीं पड़ता। कच्चे तेल और गैस से कई रसायन बनाए जाते हैं जिन्हें हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो पेट्रोकेमिकल महंगे हुए और इसने प्लास्टिक से लेकर उर्वरकों तक की कीमत में बेतहाशा वृद्धि की। और ऐसे ही कारकों के चलते सिर्फ 6 महीने के भीतर खेती की लागत 22% तक बढ़ गई है। अब किसानों के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो पहले से ज़्यादा कर्ज लें या फिर बुआई का रकबा कम करें। किसी तरह से बुआई में सफल हुए तो बाजार में दूसरी चुनौती किसानों का इंतजार कर रही है। लागत 22% बढ़ी है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई सिर्फ 2 से 5% की। यूक्रेन संकट के चलते गेहूं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अच्छा भाव मिलने की उम्मीद है। इसीलिए पंजाब समेत कई राज्यों में प्राइवेट प्लेयर्स एमएसपी से ज़्यादा पैसे देकर खरीद भी कर रहे हैं, यानी गेहूं के किसान फायदे में दिख रहे हैं। ये तब है जब गेहूं का बड़े पैमाने पर निर्यात हो, यानी खरीद बढ़े इस तरह से, और किसान खुले बाजार में अपने माल की कीमत वसूलें। यहीं पर कई सरकार समर्थक कहते भी हैं कि किसान के हितों में जो कानून लाए जा रहे थे उनके मुताबिक वो यहाँ काम आते। पर ढेर सारे अगर मगर के साथ ही सही गेहूं के किसानों को जो उम्मीद है वो बाकी फसलों के किसानों के लिए शायद उतनी नहीं है। पक्के तौर पर कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए आवक का इकलौता रास्ता कीमतों में असाधारण उछाल का है, ताकि लागत वसूल और उन्हें मुनाफा हो। अब कीमतों में असाधारण उछाल से क्या होता है आपने नींबू के रेट के साथ देखा, या फिर जैसे 2019 में प्याज की फसल के साथ हुआ था। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम और हमारी सरकार दाएं बाएं के बहाने खोजने के बजाय ये स्वीकार करें कि महंगाई है, और महंगाई के प्रश्न का इकलौता जवाब ये ना हो कि बाकी जगह भी है, क्योंकि बाकी देशों की तुलना में फिर इस बात का भी जिक्र होगा कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में तेल पर लगने वाले एक्साइज में कटौती की गई है। ऑस्ट्रेलिया में 1,500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी 84,722 रुपये प्रति व्यक्ति टैक्स छूट का भी ऐलान किया गया है। इसलिए ये बेहतर है कि भारत की अलहदा चुनौतियों के लिए अलहदा नीतिगत निर्णय लिए जाएं। अगर सख्त फैसले लेने हैं तो वो भी लिए जाएं, क्योंकि ये फैसलों का वक्त है। फिलहाल रूसी आक्रमण को दोष दिया जा सकता है,
ये सही बात है, इंटरनेशनल फैक्टर्स रहते हैं, लेकिन हर देश की इकोनॉमी इससे जूझ रही है और बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही है। और रही युद्ध की बात, तो क्या आज से 6 महीने बाद भी हम यही सोचते रहेंगे और दुआ करते रहेंगे कि रूस अपना आक्रमण रोक दे ताकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था सुधर जाए? ये वो प्रश्न हैं जिनके जवाब हमें हासिल करने हैं। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। आखिरी में कू की राय, आप मौजूदा महंगाई की मार कब तक सह सकते हैं? ये सवाल सोशल मीडिया ऐप कू पर पूछा गया। इस पर विकल्प थे, 1 महीना कहने वाले 47%, 2 महीने कहने वाले 8%, 6 महीने कहने वाले 7% और 38% ऐसे भी हैं जो कह रहे थे हम 12 महीने महंगाई झेल सकते हैं। इसका मतलब लगभग आधी आबादी ऐसी है जो मौजूदा महंगाई को 1 महीने से ज़्यादा नहीं झेल पाएगी। ऐसी बातों को आपके सामने लाने के लिए हम इस सोशल मीडिया ऐप कू पर लगातार पोल कराते हैं। अगर आप भी इस पोल पर हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं तो ललन टॉप को फॉलो करें, अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय भी दे सकते हैं। और आखिरी में क्या सूचना है, इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन का ताज़ा अंक अब स्टैंड्स पर है। इस बार के अंक में आप पढ़ेंगे कि महंगाई किस तरह आम लोगों के साथ साथ अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही है, जीडीपी की रिकवरी पर बट्टा लगा रही है और इसकी रोकथाम के लिए विद्वान क्या उपाय सुझा रहे हैं। इसके अलावा आप जानेंगे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का हाल, बिहार में आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या का हाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में विधान परिषद चुनाव में कौन से फैक्टर्स काम रहे, जो पार्टियों को मजबूती मिली, उसके पीछे की वजहें क्या हैं, और भी कई रपटे हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं इंडिया टुडे हिंदी में। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। अरे जाओ जाओ, मैच तो हमें ही जीतना था। अपना बॉलर वो वाली गेंद ना फेंकता तो जीत जाते हम। वाह, उसके कैच ने तो मैच ही बना दिया। यार ये ओपनर्स अगर थोड़ा और तेजी से खेलते ना, बात बन जाती। एक फिनिशर की कमी बढ़ गई, वरना मैच जीत जाते। मैच तो हमें जीतना ही था। आप भी हैं ललन टॉप क्रिकेट एक्सपर्ट? घर बैठे जुड़िए हमारे आईपीएल लाइव शो बमचक में हर रोज मैच के बाद।